नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कौशिक द मिस्टिक भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक यात्रा वृत्तांत के बारे में जो 1941 में पब्लिश हुई पुस्तक, जिसका शीर्षक है लामाओं के देश तिब्बत में। यह पुस्तक इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध है। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक पर कहीं भी लेखक के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता कि उनका शुभ नाम क्या रहा, परंतु इस पुस्तक में जिस प्रकार से इस यात्रा वृत्तांत को संजोया गया है वह बड़ा ही रोचक है और अंत समय तक हमें बांधे रखता है और मन में एक जिज्ञासा पैदा करता है कि कैसे उस कठिन समय में 1941 में ये पुस्तक छपी। तो यात्रा इससे पहले ही की होगी, तभी ये पुस्तक यात्रा वृत्तांत बनाया गया है। तो उस समय संसाधन गौण थे, आधुनिक साधन नहीं थे, यातायात के साधन भी नहीं थे। कैसे यह यात्रा हुई और क्या क्या परेशानियां सामने आई, लेखक की कलम के द्वारा जानते हैं और इस कथा को आत्मसात करते हैं। लेखक अपनी कथा कहने से, अपना यात्रा वृत्तांत कहने से पहले तिब्बत के बारे में कुछ थोड़ा सा बताते हैं। ब्रीफ समरी जिसे हम कह सकते हैं आज अपनी भाषा में। कहते हैं कि हमारे देश के उत्तर में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय है। उसमें तिब्बत बड़ा ही अजीब देश है। वह हजारों मील लंबा चौड़ा पठार है। वह जितना ऊंचा है उतना ही ठंडा भी है। प्राय 12 महीने वहाँ नदी नाले और झीलों में बर्फ जमी रहती है, हड्डियों तक को कपा देने वाली ठंड। बीच बीच में कहीं कहीं जमीन में से गर्म पानी के फव्वारे उठते रहते हैं। यह मानो पृथ्वी माता की तपी हुई स्नेह धारा है जो वहाँ जीवन को भी जीवन दान देने के लिए सतत बहती रहती है। इस पथरीले देश में न तो बहुत घास उगती है और न ही हरे भरे मैदान हैं। फिर फूल और पौधे फल तो कहाँ होंगे। इसलिए तिब्बतियों की पूजा का सामान भी फूलों के बदले पत्थरों की तरह तरह की छोटी छोटी बट्टियां होती हैं। हमारे यहाँ जैसे बड़े बड़े घने जंगल हैं वैसे वहाँ नहीं है। वहाँ तो छोटे छोटे पहाड़ ही पहाड़ हैं। बाहर भी चारों ओर आसमान को छूने वाले बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का घेरा है। हाँ, जानवरों में कुछ भेड़ें, हिरन, जंगली गधे, सुरागाएं, गीदड़, थोड़े बहुत भेड़िए, चीते और कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और वहाँ बड़े अजीब से बिना पूंछ के चूहे होते हैं जो बहुतायत में रहते हैं। यह कंगारुओं की तरह पिछले पैरों के बल कान खड़े करके गंभीरता से बैठ जाते हैं। मुर्गाबियां, जिन्हें जलमुर्गाई कहते हैं हम, बगुले और 2-4 तरह के अन्य रंग बिरंगे पक्षी भी नदी नालों और झीलों के किनारे बैठकर पंख फड़फड़ाते और कलरव करते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। वहीं से सर्दी के मौसम में मुर्गाबियां आकाश मार्ग से उड़कर बंगाल और अन्य प्रांतों के नदी नालों तथा झीलों के किनारे आ जाती हैं। चील, गिद्ध एवं कुत्ते किस देश में नहीं होते, ये तो वहां भी मिलते हैं। परंतु तिब्बत के कुत्तों के बदन पर बड़े बड़े काले बाल होते हैं। उनकी आंखें बड़ी डरावनी होती हैं। तिब्बत में बाघ और भालू भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। वहां उनकी तादाद इतनी कम है कि आपको शायद ही कभी दिखलाई पड़े। लेखक के अनुसार तिब्बत के मनुष्यों की शक्ल सूरत का तो क्या कहना। सिर पर गोल टोपी, शरीर पर 5-6 ढीले ढाले लटकते हुए कुर्ते और पैरों में अजीब शक्ल का बूट, जूता। ना तो वहाँ के लोग नहाते धोते हैं और ना ही दांत साफ करते हैं। उनकी देह पर मैल की एक मोटी सी परत जमी रहती है। तिब्बतियों के बदन से ऐसी बदबू निकलती है कि दूसरे देश का कोई आदमी उनके पास खड़ा नहीं रह सकता। गंदा रहना उनके लिए गर्व की बात है। मानो कि जो जितना गंदा है उतना ही भाग्यवान भी है। देह का मेल देखकर ही ब्याह के समय लड़की पसंद की जाती है। तिब्बत के लोग बड़े धर्मभीरू होते हैं और भूत प्रेतों से बहुत डरते हैं। ये लोग भूतों को भगाने की अनगिनत तरकीबें जानते हैं। तिब्बत में जौ के सिवा और किसी अन्न की खेती नहीं होती। इतने ठंडे और ऊंचे प्रदेश में दूसरी फसल हो भी कौन सी सकती है। इसी से तिब्बतियों का मुख्य भोजन जौ, सुखाया हुआ कच्चा मांस, चाय और उसके साथ मक्खन है। लेकिन मक्खन बहुत दिनों का पुराना होना चाहिए। 40-50 वर्ष पुराना मक्खन बहुत बढ़िया माना जाता है। उसको तिब्बती लोग बड़ी तारीफ करके खाते हैं। ये लोग इस मक्खन के तरह तरह के खिलौने बनाते हैं। इनके बनाने में जैसी कुछ कारीगरी की जाती है उसी के अनुसार ये देखने लायक भी होते हैं। तिब्बती लोग दूध से बड़ी नफरत करते हैं। उन लोगों का चाय बनाने का तरीका भी बड़ा अजीब है। उनकी चाय में न तो दूध पड़ता है न चीनी। ये मीठी चीज भी ज्यादा पसंद नहीं करते। चाय में सोडा, नमक और मक्खन पड़ता है। इन चीजों के साथ उबालकर जो विचित्र पेय पदार्थ बनता है उसे तिब्बती लोग आंखें मूंद मूंद कर बड़े आराम से गरम गरम सुड़क सुड़क कर पीते हैं। तिब्बत के लोग बौद्ध मत को मानते हैं। लामा या पुरोहित लोग ही देश के कर्ता धर्ता होते हैं। इन पुरोहितों के मुखिया को दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा लासा में रहते हैं, इसलिए लासा शहर तिब्बत की राजधानी या कहें तो लामा धानी भी है। यह सब होते हुए भी तिब्बती लोग स्वाधीन हैं। ये बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। उन्हें अपने देश से इतना प्रेम है कि वे तिब्बत में किसी विदेशी का आना तनिक भी पसंद नहीं करते। इसके लिए वे न जाने कितने प्रयत्न किया करते हैं। देश के भीतर और बाहर चारों ओर गुप्तचर दिन रात चौकसी करते रहते हैं। गुप्तचरों की आंखें बचाकर, पहाड़ों को लांघकर उस देश में जाना बड़ा जोखिम का काम है।
लेकिन देश विदेश की सैर लेखक को बहुत पसंद है, इसलिए एक दिन गुप्त रूप से तिब्बत के लिए रवाना हो गए और रास्ते में जो जो कठिनाइयां आई उन सब का वर्णन आपके सामने कलमबद्ध किया गया है। उस समय अपने देश में बरसात खत्म होने को थी, बर्फ के देश में भी ठंड की अधिकता नहीं हुई थी, पहाड़ी रास्ते में भी बर्फ का नाम अभी तक नहीं था। अपने नेपाली नौकर बहादुर को साथ लेकर एक दिन हम दार्जिलिंग पहुंचे। तय यह कर लिया था कि सिक्किम होकर तिब्बत जाएंगे। दार्जिलिंग पहुंचकर कई तरकीबें सोची। वेश बदलने के लिए कई तिब्बती पोशाकें, एक जोड़ा बूट, एक काला चश्मा, गुलबंद, नेपाली खुकरी और पहाड़ी सफर के लायक एक लंबी सी बांस की लाठी इत्यादि जरूरी चीजें खरीद ली। बहादुर यद्यपि हमारा विश्वास पात्र और बहुत पुराना नौकर था, फिर भी हमने उसे अपना इरादा नहीं बताया। इसके बाद एक दिन तड़के तड़के सुबह सवेरे वेश बदलकर बहादुर और उसके एक सिक्किम निवासी मित्र को साथ लेकर हम बड़ी बड़ी गठरियों और पोटलियों सहित 3 भोटिया टट्टुओं पर सवार होकर रवाना हो गए। भोटिया टट्टू उन टट्टुओं को कहते हैं जो पहाड़ों में चलते हैं, सामान इधर उधर ले जाने के काम आते हैं। रास्ता कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है, बरसाती पानी की वजह से बेहद फिसलन है। रास्ते के दोनों ओर पहाड़ पर तरह तरह के पेड़ पौधे और लताओं का घना जंगल है। पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। जंगली पेड़ पौधों और फूलों की उग्र अथवा मधुर गंध आर्द्र वायु के साथ बहती आ रही है और बड़ी ही भली लगती है। चारों ओर छोटे बड़े कई तरह के पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, मानो हरा दुशाला उड़े हुए हों। किसी किसी पहाड़ के सिर पर बर्फ की टोपी है तो कोई नंगे सिर खड़ा है, किसी के सिर पर बादलों का साफा है और उन सब के ऊपर बिल्कुल शांत निराकार आकाश शामियाने की तरह जान पड़ता है। चारों ओर सन्नाटा है, बीच बीच में झरने की आवाज और दूर या नजदीक चिड़ियों की सुहावनी चहक सुनाई पड़ती है। हम लोगों के मन में भी काफी उमंग है। ऐसा जान पड़ता है कि यह सब देखकर तीनों टट्टुओं में भी फुर्ती आ गई। यूं तो आनंद से भरपूर होकर चलते चलते हम लोगों ने तीस्ता नदी को पार कर लिया। अब कठिनाइयों के दर्शन हुए। नदी से कुछ दूर जाते ही चारों ओर अंधेरा करके बादल गिराए। उनकी गड़गड़ाहट बड़ी ही भयंकर थी। आंधी पानी के साथ साथ बार बार बिजली चमकने लगी। दूर पहाड़ पर कड़क कर बिजली गिरी। पल भर में तांडव नृत्य होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो देवता हम लोगों से रूठ गए हैं। या तो वे हम लोगों को हवा में उड़ा ले जाएंगे या बिजली की आग में भस्म कर देंगे। आसपास ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां जाने से बचाव हो सके। अंत में ढूंढ ढांड कर रास्ते के किनारे एक बड़े से सागौन के नीचे हम 6 के 6 प्राणी एक दूसरे से सटकर चिपक कर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक जोर की आंधी चलती रही। इसके बाद वायु देवता अकस्मात बादलों को लेकर दूर चले गए। चारों ओर धूप चमकने लगी और इतना साफ वातावरण हो गया कि वहां से कंचनजंगा की सुनहरी चोटी भी दिखाई देने लग गई। इस पेड़ के नीचे पोशाक बदलकर हम तिब्बती बन गए। बहादुर और उसका साथी, जिसका नाम तो था लातुंग, लेकिन उसकी अक्लमंदी देखकर हम उसे बेवकूफ़ कहते थे, हमारे कपड़े देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तिब्बती जासूस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही हमने यह पोशाक बदली थी। तिब्बती जासूस सिक्किम राज्य में भी चक्कर लगाते रहते हैं। अगर उन्हें किसी तरह यह पता चल जाए कि कोई विदेशी उनके देश में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी खैरियत नहीं है। या तो वे उसे अंग्रेज़ों के हवाले कर देंगे और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो तिब्बत के निर्जन पहाड़ी मार्ग में आपको कहीं मारकर खपा देंगे। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। रास्ता एक ही जैसा है। इसके बाद कई कोस चलने पर एक गांव मिला। गांव में घर भी बहुत थोड़े से थे और आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमें नकली वेश में तिब्बती समझने की भूल गांव वालों ने तो कर ली, लेकिन गांव के कुत्तों ने नहीं की। उन्होंने हमें विदेशी समझकर बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव में थोड़ा विश्राम करने की इच्छा थी, परंतु अभागे कुत्तों ने दम ही नहीं लेने दिया। अब हमने तय कर लिया कि आगे किसी गांव में नहीं जाएंगे, बाहर ही बाहर निकल जाया करेंगे, नहीं तो ये कुत्ते ही हमारे विदेशी होने की पहचान करा देंगे। हम लोग टट्टुओं को दौड़ाकर गांव के बाहर निकल गए। इसके बाद चलते चलते संध्या तक एक गांव के पास पहुंचे, लेकिन कुत्तों के डर के मारे गांव के बाहर ही रात बिताने का प्रबंध कर लिया। संध्या हो जाने के बाद आकाश में चंद्रमा निकल आया। चारों ओर चांदनी छिटक गई। सोचा था कि आराम से सोकर दिन भर चलने की थकान दूर करेंगे। ठंड भी खूब लग रही थी, लेकिन नींद आना तो दूर, 1 मिनट के लिए स्थिर होकर एक जगह बैठ या खड़े भी नहीं हो सकते थे। शहद की मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए झुंड के झुंड मच्छर चारों तरफ से आ गए और सपरिवार हम पर हमला कर दिया। ऐसा डर लगने लगा कि ये मच्छर कहीं हम लोगों को आसमान में न उठा ले जाएं। लेकिन बेवकूफ़ और बहादुर भरपेट भोजन करके खर्राटे लेने लगे। हमें सारी रात मच्छरों से युद्ध करना पड़ा। सवेरे हमारी आंखें मुंह फूल कर तोबड़ा हो गया था। तबीयत भी बहुत खराब हो गई।
लेकिन जाने और चलने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। जाना ही पड़ेगा। रास्ता भी यहाँ से बहुत उबड़ खाबड़ है, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना पड़ेगा। कहीं कहीं पर रास्ता एक हाथ से भी कम चौड़ा है। उसके एक ओर तो आसमान को छूने वाला पहाड़ है और दूसरी ओर बहुत ही गहरा खड्ड। बरसात के पानी और काई से रास्ते में बहुत ही फिसलन है। एक बार पैर फिसलते ही उस खड्ड में गिरने पर तिब्बत के बदले यमलोक की यात्रा तो पक्की है। सुबह सवेरे बहादुर और बेवकूफ को धकिया कर रसोई का प्रबंध करने के लिए कहा। दोनों ने विचित्र सा एक मांस पकाया। रास्ते के किनारे जो जंगली पत्ता बहार के पेड़ थे, उनके पत्ते और पका हुआ मांस, साथ साथ हर एक के लिए एक एक प्याला चाय बनाई। परंतु हमने उनके मांस को छुआ तक नहीं। चाय के साथ पाव रोटी खाकर हमने अपना काम चला लिया। उन्होंने बड़े मजे से वह मांस खाया और यात्रा की तैयारी की। बहादुर ने सुख, किंतु हमने उस मांस को छुआ तक नहीं। चाय के साथ पाव रोटी खाकर पेट भर लिया। उन दोनों ने डटकर वह मांस, चाय और पाव रोटी खाकर पेट भरा और बड़ी लंबी डकार ली। घास पात खाने से टट्टुओं का भी पेट भर गया। इसके बाद गठरी इत्यादि बांधकर हम लोग रवाना हो गए। लेकिन उस रास्ते में टट्टुओं पर सवार होने की हिम्मत नहीं हुई। उन पर हम लोगों ने गठरी मोटरी ही लाद रखी थी। उस ऊंचे नीचे फिसलन वाले रास्ते पर तीनों आदमी टट्टुओं की लगाम खींचते हुए बड़ी सावधानी और कठिनाई के साथ चल रहे थे। हिमालय की ठंड है, फिर भी परिश्रम के मारे सारा शरीर पसीने से तर हो गया। प्यास के मारे गला सूख गया। बोतल में भरा पानी साथ में था, उसमें से एक एक घूंट भर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। रास्ते में बीच बीच में 2-4 बटोही आने जाने वाले मिलते रहे, लेकिन वो सभी सिक्किम के ही थे। सिर पर गूंथी हुई चोटी, बदन पर ढीला ढाला कुर्ता और पैरों में बिना फीते के बूट। ये सब पोशाक से गश्त लगाने वाले 1-2 पुलिस वाले सिपाही भी मिले, लेकिन इन लोगों को धोखा देने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। कहाँ जा रहे हो, यह पूछने पर हम कह देते कि हम लोग ऊन के व्यापारी हैं और पारी गांव में ऊन लेने जा रहे हैं। पारी ठीक उस जगह पर स्थित है जहां तिब्बत और सिक्किम की सीमा मिलती है। बड़ी कठिनाई से सारा दिन चलते चलते शाम के समय हम लोग पहाड़ पर पहुंचे। नीचे चुम्बी नाम की एक उपत्यका है। बहुत दूर तक बिछा हुआ एक गहरे सब्ज रंग का गलीचा सा। दूर पहाड़ की चोटी पर उस समय सूर्यदेव बैठे हुए थे। उनकी लाल आभा में उपत्यका बड़ी सुहावनी लग रही थी। शरीर थका हुआ और भूख से व्याकुल था। अब एक पग भी चलने की शक्ति नहीं बची, लेकिन पहाड़ पर रात बिताने की सुविधा न देखकर समय रहते चटपट नीचे उतरे और एक पेड़ के नीचे डेरा डाल लिया। बहादुर ने सूखी लकड़ियां जलाकर आग जलाई। बेवकूफ मांस को काटने कूटने लगा और हम जूते खोलकर टट्टुओं के पास खड़े हो गए और स्थान का निरीक्षण करने लगे। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां, जंगल और लंबी लंबी घास थी। दूर दूर धुंधले से पहाड़ों की कतार थी। ऐसा जान पड़ता था मानो दैत्यों का झुंड हाथ पकड़े खड़ा है। आकाश और उन दैत्यों के सिर पर बहुत सा अबीर गिराकर सूर्यदेव चुपचाप से खिसक लिए। दूर एक पेड़ के ऊपर कुछ पक्षियों के कलरव के अतिरिक्त और किसी प्रकार का शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। सामने भयानक जंगल था। अकस्मात ही घास की नोकों पर जोंकें प्रकट हुई। 1-2 नहीं, 300-400 नहीं, हजारों की संख्या में। और वे एक घास से दूसरी घास पर उछलती हुई, कलाबाजी खाती हुई, संगीन धारी पलटन की तरह चारों तरफ से हम लोगों को घेरती हुई आ रही थी। सत्यानाश हो चुका था। हम लोग समझते थे कि हमारे गांव में ही ये छोटी जोंक होती हैं, परंतु यहाँ तो उन्हीं का राज्य है। हमने बहादुर और बेवकूफ को चिल्लाकर कहा कि होशियार हो जाओ, किंतु वे लोग बेखटके भोजन बनाने में लगे हुए थे। हम वहां से थोड़ी दूर हट गए, किंतु जाएंगे कहाँ? वहां भी जोक थी। जोक रक्त पीने के लोभ में झाड़ झंखाड़ से बाहर निकलने लगी। इसके बाद कहने में भी देह कांपने लगती है। देखते क्या है कि हमारे पैरों में कोई 5-7 जोकें चिपट गई। उधर तीनों टट्टू घबरा कर उछलने कूदने लगे। अब बहादुर और बेवकूफ भी भोजन बनाना छोड़कर इधर उधर भागने लगे। उनके हाथ पैरों में भी जोकें चिपट गई थी। कह नहीं सकते हम लोगों की दशा देखने से जोकों का आनंद हो रहा था या नहीं। हाँ, वे चारों ओर कूद फांद जरूर रही थी। नमक लगाने पर जोक छोड़ देती है। जानवर या इंसान किसी को भी पकड़ ले तो हमने उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक डाला तो जोकों ने हमें छोड़ दिया। हमने चटपट अपने जूते पहन लिए। समझ में नहीं आया कि टट्टुओं की रक्षा के लिए क्या किया जाए। उतनी देर के लिए तो जोक ने हमें छोड़ दिया, परंतु वहां रात को सोएंगे कैसे? निश्चय किया गया कि पेड़ पर चढ़कर रात बिताएंगे और टट्टुओं को खोल देंगे।
किंतु वृक्ष पर नहीं चढ़ना पड़ा। 3 ऊंची ऊंची चट्टानों पर हम तीनों जा बैठे। बहादुर और बेवकूफ़ खा पी कर बेखटके बड़े आराम से सो गए, किंतु तीनों टट्टुओं की और हमारी बड़ी दुर्गति हुई। टट्टू सारी रात इधर उधर भागते रहे और हमें जागते जागते रात बितानी पड़ी। और मच्छरों ने और हमारे ऊपर कृपा की तो हमारी नाक की नोक भी सुबह फूली हुई पाई गई। लगातार 2-3 रातें जागते हुए कटी थी। इससे हमारा मिजाज बड़ा रूखा हो गया था। उस समय भी चारों ओर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। हमने बहादुर और बेवकूफ़ को खींच कर जगाया। किसी तरह 2-3 दिन में ही सीमांत में पहुंचना चाहिए, नहीं तो जाड़े का मौसम समीप ही है। किसी दिन बर्फ के गिरने से सीमांत के दर्रे बंद हो जाने का खटका भी था। बहादुर और बेवकूफ़ बड़े आराम से खर्राटे ले रहे थे, किंतु हमारे ठेलने से उनकी नींद खुल गई। बड़े बेमन से उठकर गठरी मोटरी बांधी, फिर टट्टुओं को पकड़ के लाए। अब फिर चलने की धुन है। उस दिन सुबह कुछ खाना नहीं बनाया। रास्ता चलते चलते पाव रोटी खा ली और अपनी भूख मिटाई। इसके बाद अपने हिसाब से चलकर 3 दिन में जहां पहुंचे, वहां से सीमांत बहुत दूर नहीं था, कुल 12 कोस रह गया था। सीमांत के आकाश को छूने वाले बड़े पहाड़ों की कतार बादलों की तरह सामने ही है। जिस प्रदेश से होकर हम इधर कई दिनों से गुजरे हैं, उससे यह जगह बिल्कुल ही अलग है। गजब की ठंड है। एक तरह से पेड़ पौधे हैं ही नहीं, सब कुछ नीरस है और मिट्टी भी सख्त है। जो 2-4 पेड़ पौधे हैं वो भी दूर दूर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। पत्तियां किसी पेड़ में नहीं है, केवल शाखाएं ही हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में पेड़ पौधे होंगे भी कैसे? इसके सिवा इस देश में पानी की एक बूंद का भी नाम नहीं था। बादलों को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां पीछे ही रोक लेती हैं और इससे इस और उनका गुजर बसर नहीं होता। भूले भटके बादल आ भी जाते हैं तो उनका पानी मारे ठंड के जमकर बर्फ के रूप में ही गिरता है। बरसात का तो नामो निशान भी नहीं है। चौथे दिन संध्या के लगभग जहां पहुंचे, वहां एक खाली मुसाफिर खाना था। उसी में रात बिताने का निश्चय किया। उस दिन जैसी करारी भूख लगी थी, वैसी ही नींद भी लगी थी। खा पी कर सो गए। दूसरे दिन सवेरे नींद टूटने पर देखा कि चारों ओर सफेद रुई के फाहे से बिखरे पड़े हैं। ऐसा जान पड़ा मानो ठंड के देश में किसी धुनिये ने बड़ी सी रजाई भरने के लिए रुई को धुनकर चारों ओर बिखेर दिया है। पहाड़ों की चोटियों पर भी उसी रुई का ढेर लगा है। यह दृश्य लगता तो बहुत ही भला है, परंतु हमारा तो दिल दहल गया, सब चौपट हो गया। ठंड का बुड्ढा हमारे जाने से पहले ही पहाड़ को घेर कर बैठ चुका था। पहाड़ी दर्रा बहुत जल्द बंद हो जाएगा, किंतु हमने आशा नहीं छोड़ी और जब घर से निकले हैं तो तिब्बत जरूर जाएंगे, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़े। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे, वही प्रत्येक पहाड़ पर घूम फिर कर चढ़ता उतरता तिब्बत की सरहद को चला जाता है। सब इसी रास्ते से आते जाते हैं, इस कारण इस रास्ते पर चलने से पग पग पर पकड़े जाने का डर भी लगा रहता है। लेकिन सामने एक गांव था, दार्जिलिंग में ही हमने सुना था, और बेवकूफ़ ने भी कहा कि उस गांव से एक और रास्ता सरहद को जाता है। इस रास्ते से जाने में पकड़े जाने का डर कम है, क्योंकि अब जाड़े का मौसम आ रहा है और गर्मी के मौसम को छोड़कर उस रास्ते से कोई नहीं आता जाता। रास्ता जैसा सुनसान है, वैसा ही ऊंचा नीचा भी, उसको पार करना आसान नहीं था। उस रास्ते में रुकने और टिकने की तो कोई जगह थी ही नहीं। वहां एक पेड़ तक मिलना कठिन हो गया था। फिर जाड़े के मौसम में तो वह बर्फ से बेतरह ढक जाता है। लेकिन जो लोग हमारी तरह सरहद के पहरेदारों की दृष्टि से बचना चाहते हैं, उनके लिए इस रास्ते के सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। हमने इसी रास्ते से जाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले ही चौकन्ना हो जाना आवश्यक है, क्योंकि शायद इसी गांव में 2-4 तिब्बत के जासूस जाल फैलाए बैठे हों। आज तक हमने बहादुर और बेवकूफ़ को अपना इरादा नहीं बताया था। वे लोग यह समझे बैठे थे कि हम थोड़े दिनों में ही घूम फिर कर अपने देश लौट जाएंगे और हंसी खुशी से खाएंगे पिएंगे। लेकिन अब उन लोगों को सच बताए बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। इसी से हमने बहादुर को सब बातें दिल खोल कर बतला दी। यह बात सुनते ही उसकी छोटी छोटी आंखें बूंदियों की तरह गोल हो गई। उसने कहा, बाबू आप क्या कहते हैं? हमने कहा, तुम्हें इनाम में 100 रुपये देंगे, और लासा में तुम्हारा बड़ा भाई और भावज भी हैं, उनके साथ बहुत दिन बाद तुम्हारी भेंट भी हो जाएगी। वे लोग तुम्हारी बड़ी आव भगत करेंगे, भरपेट खाना खिलाएंगे। बहादुर हमारा पुराना नौकर है, वह हमको मानता भी बहुत है। हमने बचपन में एक दिन उसकी चुटिया काट डाली थी, फिर भी वह हमसे चिढ़ा नहीं। वह चटपट तैयार हो गया, लेकिन बेवकूफ़ ने बड़ा गड़बड़ झाला कर दिया।
पहले तो राजी ही नहीं हुआ। जब हमने उसे पैसे का लालच दिया तो कहने लगा कि जान प्यारी या रुपया। लेकिन उसकी मदद के बिना हमारा नकली वेश में तिब्बत पहुंचना असंभव था। कठिनाई में पड़कर हमने उसे 200 रुपये इनाम देना चाहा, लेकिन वह पक्का बेवकूफ़ ही था। इतना इनाम लेने को भी तैयार नहीं हुआ। अंत में और 25 रुपये का लोभ देने पर ऊपर से तो राजी हो गया, लेकिन मन में उसको शिकायत ही थी। रहे तो रहे, हमारा काम तो बना। अब अपने नकली वेश को पक्का करने का मंसूबा किया, जिससे कहीं कुछ कमी न रह जाए। हमारा इरादा यह था कि बेवकूफ़ को अपना मालिक बनाएंगे और हम दोनों उसके कुली बनकर चलेंगे। वह टट्टू पर सवार होकर चलेगा और हम उसका सामान उठाकर पीठ पर लादे हुए उसके पीछे पीछे पैदल चलेंगे। ऐसा करने से कोई हमें आसानी से न तो पहचान पाएगा और न ही ये जान पाएगा कि यह परदेशी है। हमारा इरादा सुनकर वो दोनों बेतरह हंसने लगे। हमने कहा, होशियार रहना। देखो बेवकूफ़, कभी भूल कर भी लोगों के सामने हमें बाबू या साहब मत कहना, और किसी काम के लिए भी हमसे हुक्म मत मांगना। अपनी मर्जी से चलो फिरो। लोगों के पूछने पर कह देना तीर्थ करने जा रहे हैं। लेकिन मामले को भली भांति समझने में भी कुछ समय लग गया। अंत में खुश होकर उसने कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसे ही चलेंगे। अब बेवकूफ़ की सवारी के लिए टट्टू रखकर बाकी 2 टट्टू बेच देने या उनके बदले एक खच्चर और 2 जीवों के लिए बिचाली, सूखा घास और तीनों आदमियों के 7 दिन लायक खाने पीने का सामान मोल लाने को बेवकूफ़ और बहादुर को सामने के गांव में भेज दिया। जाते समय उन लोगों से कह दिया कि होशियार रहना, किसी को हमारा इरादा मत बतला देना। वे दोनों ही सिरे लाकर बड़ी खुशी से टट्टुओं पर सवार होकर चटपट गांव की ओर बढ़ चले। इसी बीच लेप की शीशी हमने निकाली और अपनी पलकों पर थोड़ा सा लेप लगा लिया, जिससे लोग देखकर यह समझें कि हमारी आंखें उठ आई हैं, मतलब आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। आंखों का उठना तिब्बतियों की मामूली सी बीमारी है। चालाकी को और भी पक्का करने के लिए रंगीन चश्मा लगा लिया और आंखों की रक्षा का सुविधा भी हो गया। कड़ी धूप में बर्फ के ऊपर चलते रहने से एकाएक आंखें कमजोर हो जाती हैं और कुछ सूझ नहीं पड़ता। इसे बर्फोंदी कहते हैं। बर्फ की चकाचौंध लगने से कुछ भी नहीं सूझता, लेकिन थोड़ी देर तक छाया में आराम करने के बाद आंखें फिर ठीक हो जाती हैं। रंगीन या काला चश्मा लगाने से बर्फीले रास्ते में मुसाफिर को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी हो, कोई 2 घंटे में बहादुर और बेवकूफ़ गांव से टट्टू के ऊपर लाद कर एक बोझा बिचाली और हम लोगों के लिए खुराक ले आए। उनके चेहरे देखने से मालूम हो गया था कि किसी ने उन पर किसी प्रकार का शक नहीं किया। दूसरे दिन सुबह सवेरे, जबकि गांव वाले जगह भी नहीं थे और आकाश में पूर्व की ओर शुक्र तारा फीका पड़ने लगा, हम लोग चोर की तरह चुपचाप गांव को पार कर गए। इस गांव में पुलिस का बड़ा कड़ा पहरा रहता है। पहरे वाले सारी रात जागते हैं। मालूम पड़ा कि सुबह वह सो गए और उसी समय हम चुपचाप निकल गए। उन लोगों ने हमें नहीं देखा। चलते चलते फिर एक जगह तीस्ता नदी मिली। वहां पर उसका रूप बड़ा भयावना था। वह बड़े जोर शोर से गरज रही थी। नदी रास्ते के बहुत नीचे होकर पत्थरों पर पछाड़ खाती, पानी के छींटों से धुआंधार बनाती पाताल की ओर दौड़ती चली जा रही थी। धारा के धक्के खाकर बीच बीच में 2-3 बड़े पत्थर हिल जाते थे और धमाके के साथ इधर उधर हट जाते थे। बेवकूफ़ को इस टिया का हाल पता था। उसने बताया कि कोई अगर बहुत बहुत बड़ा भारी गुनाह कर देता है, कसूर कर देता है, तो उस अपराधी को पहाड़ पर ले जाकर इस नदी में फेंक दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह बहुत पुराने ज़माने की बात है, लेकिन इस समय भी शायद कोई कोई ऐसी सज़ा देते हों। सुनने देखने में तो नहीं आता। किंतु हम लोगों ने नदी की गंभीर गर्जना के सिवा और कुछ सुना ही नहीं। फिर भी मन उदास हो गया। थोड़ी देर चलने पर हम एक अजीब सी जगह आ पहुंचे। सामने 18,000 फुट ऊंचा पहाड़ खड़ा था। हमारा रास्ता घूम फिरकर उसकी चोटी पर होता हुआ जाता है। कहीं पर भी पेड़ पौधे का नाम निशान नहीं। उस पहाड़ की चोटी पर नजर पड़ते ही हम लोगों के दिल बैठ गए। इतना ऊंचा चढ़ने में जितनी मेहनत लगती है, ऊपर पहुंचने पर होश हवास ठीक रहना भी कठिन है। और तिब्बत जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना तो एक मामूली सी बात है। यह पहाड़ मानो तिब्बत का एक छोटा सा पाया है। हम लोग उसी पाए के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सके। चढ़ाई के परिश्रम के मारे सांसें फूलने लगी। चलते चलते सुस्ताने के लिए बीच बीच में रास्ते में विश्राम करने लगे, लेकिन सूर्य भगवान को थकावट का नाम नहीं था। वे उस आकाशस्पर्शी पहाड़ों के मस्तकों को लांघकर मुस्कुराते हुए अस्ताचल की ओर विश्राम करने के लिए चले जा रहे थे। यहाँ हम लोग सुस्ताते रहे और वहाँ वे पहाड़ों की ओट में जा छिपे। नीले आकाश में पहाड़ों की चोटियों पर उनके मुंह की मुस्कुराहट ललाई के रूप में अंकित रह गई। थोड़ी देर में वह भी जाती रही। सामने आ गई अंधेरी रात।
हम लोगों का चलना भी बंद हो गया। उसी खुली जगह पर खुखरी निकालकर विश्राम करने का प्रबंध किया गया। ईंधन नहीं होने से रसोई नहीं बनी, खाना नहीं बना, परंतु बेवकूफ ने गांव में खच्चर के बदले जो सूखा घास और खाने का सामान खरीदा था, उस सामान में ठंड में जमाई हुई हिरण की एक पिछली टांग भी थी जिसे वो खरीद लाया था। भूख के मारे उसी का मांस काट काट कर नमक मिलाकर कच्चा ही खा लिया। एक प्याला गर्म चाय के लिए तबीयत तरसने लगी। सर्दी भी बहुत गहरी पड़ रही थी। वह मानो हड्डियों के भीतर घुसकर छुरी सी भौंक रही थी, लेकिन उपाय भी कुछ नहीं था। एक पहाड़ की आड़ में दोनों सवारियों को बांध दिया और हम तीनों अच्छी तरह कंबल ओढ़कर एक छोटी सी गुफा के मुंह में एक दूसरे से सटकर लेट गए। चारों ओर अंधेरा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं और उस कड़ी सर्दी में आसमान मानो रह रहकर कांपने लगता है। दूर से तीस्ता के बहने का शब्द लगातार सुनाई पड़ता है। वही लोरी सुनते सुनते हम लोग न जाने कब सो गए। बहुत रात बीतते बीतते अचानक हम लोगों की नींद टूट गई। उठकर देखा कि जोरों का तूफान आ गया है और साथ में बर्फ भी गिरना शुरू हो गई है। डर लगा कि यदि सारी रात यही दशा रही तो रास्ता तो मूंद ही जाएगा, रास्ता तो बंद हो ही जाएगा। हम लोग भी यहीं बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। बेवकूफ परेशान होके तूफान के देवता को मनाने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। बहादुर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हम दोनों भक्तों के बीच में बैठे हुए उस तूफान के रुकने की बाट देखने लगे। उन दोनों के मंत्र पढ़ने और प्रार्थना करने पर भी सारी रात तूफान और बर्फ ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। गनीमत यही थी कि बर्फ ज्यादा नहीं गिरी, हम लोग दबे नहीं। दूसरे दिन थोड़ा उजाला होने पर पृथ्वी की एक नई सूरत सामने आई। नीचे से लेकर ऊपर पहाड़ तक सब सफेद हो गया था। जिधर देखो उधर सफेद बर्फ ही बर्फ, मानो कोई बाबा आदम के जमाने का बुढ़ा लाठी के सहारे रात को पहाड़ से उतर आया हो। अब पल भर भी ठहरने की फुर्सत नहीं थी। ठंड का बुढ़ा किसी भी समय पहाड़ी के रास्ते को बर्फ से बिल्कुल बंद कर सकता था। वही कच्चा मांस चबाकर दोनों सवारियों को बिचाली खिलाकर हम लोग अपने रास्ते पर चल पड़े। थोड़ा ही रास्ता चल पाए थे कि चारों ओर सुनहली धूप फैल गई। बर्फ के ऊपर धूप पड़ने से 7 रंगों के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी ने पत्थरों पर नीचे गुफा के मुंह और रास्ते के मोड़ों की तरह 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 की शक्लें बना दी हैं। किंतु यह दृश्य देर तक नहीं रहा। कड़ी धूप लगने से बर्फ गलकर पानी की शक्ल में चारों ओर बहने लगी। हम तीनों मुसाफिर लाठी के सहारे बर्फ में फिसलनदार बने रास्ते पर बड़ी सावधानी से ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते पैर फिसल जाने से बेवकूफ एकाएक गिर पड़ा। उसकी यह दुर्गति देखकर हमें हंसी आ गई। अभी हमारा हंसना रुका भी नहीं था कि हम भी बर्फ पर फिसलकर 8-10 हाथ नीचे जा गिरे। पास ही सैकड़ों हाथ गहरा खड्ड था, लेकिन किस्मत ने बचा लिया। उस रास्ते पर लगातार चढ़ने में कठिनाई जो होती है उसे वही समझ सकता है जिसको कभी ऐसे रास्तों पर चलना पड़ा हो। चढ़ते समय कमर से लेकर अंगुलियों तक देह का भारी वजन पड़ने से दर्द होने लगता है। खोपड़ी की बड़ी दुर्गति हो जाती है। इतनी प्यास लगती है कि तालू फटने लगता है। पास के गड्ढे से बर्फ का गला हुआ पानी पीने पर प्यास मिटी। हमारी इस दुर्गति के समय टट्टू ने और मुश्किल में डाल दिया। शायद बिचाली खाने से उसका पेट नहीं भरा था। रास्ते में दोनों और इधर उधर छोटी छोटी कई तरह की घास उगी हुई थी जो बर्फ के नीचे छिप गई थी और अब बर्फ पिघलने पर बाहर निकल आई थी, दिखाई देने लग गई थी। टट्टू ने उस पर 2-4 जगह मुंह मारे। अभी वह 2 कदम दूर ही गया था कि उसके मुंह से बहुत सारा झाग बहने लगा। तकलीफ के मारे वह ठहर नहीं सका और उसी हालत में गिर गया और तड़पने लगा। हम सबको देखकर उसकी हालत ये मालूम हो गया कि ये कुछ ही देर का मेहमान है और कुछ देर में ही प्राण त्याग देगा। तो मित्रों, आज की कहानी में इतना ही। इसको एक अल्प विराम देता हूँ। आगे की कहानी सुनने और जानने के लिए अगला भाग यथाशीघ्र ही प्रकाशित होगा। तो मित्रों, क्या हमारी उस सवारी की जान बच पाई? क्या उस खच्चर की जान बच पाई या उसने वहीं दम तोड़ दिया? हमने आगे का रास्ता किस प्रकार काटा, किन कठिनाइयों से गुजारा, यह जानने के लिए अगले भाग में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। यथाशीघ्र ही आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।